तो आज हम पढ़ेंगे तरबूज से लेके एटम तक की कहानी। क्या? तरबूज से एटम तक की कहानी? तरबूज और एटम में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो है, और इस कनेक्शन को हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में तो ज़रूर आता है। तो आइए इसे हम जल्दी से समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको एटम्स के मॉडल समझने हैं। एटम्स के मॉडल का मतलब क्या है कि एटम्स कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे। तो बेसिकली हमको तीन साइंटिस्ट के तीन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझना है। उनमें से सबसे पहला तो हमारा थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, और थर्ड है बोर। जो हमारा रदरफोर्ड का है और जो बोर मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आते ही आते हैं, तो प्लीज़ आप इनको याद करिएगा। तो सबसे पहले जो हम एटम का मॉडल समझेंगे वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब ये जो थॉमसन है, मैंने आपको बताया एक साइंटिस्ट का नेम है और इनका फुल नेम है जे थॉमसन। इन्होंने जब एटम के मॉडल के स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा तो इनको दो बातें पता चली। पहली क्या? इनके अकॉर्डिंग जो एटम है ना, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन देम। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है। स्फेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बॉल जैसा जो है वो पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भरे पड़े हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैम, मतलब पॉजिटिव स्फीयर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और सेकंड बात जो इन्हें पता चली वो ये है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है ना, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उनके नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और उसका चार्ज -1 है, और हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज है जिसका साइन या फिर जिसका चार्ज क्या है? +1 है। तो आपने पढ़ा है कि जो नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो सेम तरीके से अगर मान लो जितने भी हमारे पास नेगेटिव है, अगर उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। इसलिए अगर वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देयरफॉर एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये दो बातें थी जो थॉमसन ने समझा। जे थॉमसन ने अपने इस मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर करा। उन्होंने कैसे कंपेयर करा? अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जितना भी रेड पोर्शन है ये किसका सिंबल है? पॉजिटिव चार्ज का। और इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं जो कि तरबूज के सीड्स हैं, ये क्या है? हमारे नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे पॉजिटिव स्फेयर है उनके अंदर क्या है एम्बेडेड? इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जे थॉमसन मॉडल इन कंपैरिजन विद तरबूज। नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है एटम का। अब जो रदरफोर्ड के जो मॉडल हमको दे रखे हैं उसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं, 4 डिवाइडेड विद 3 पॉइंट्स ईच। अब इसके अंदर जो 4 डिवीजन है वो हमको दिया गया है कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या रही, उसके आउटकम क्या रहे, और उस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या डिलीवर करा। तो हमको ऐसे करके 3 पॉइंट समझने हैं, तो इसको मैं आपको जल्दी से इजी तरीके से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले है अबाउट एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें क्या हुआ? ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल एज थिन एज पॉसिबल। जितनी पतली वो ले सकते थे उन्होंने उतनी पतली गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल वॉज 1000 एटम्स थिक, और वो इतनी पतली थी कि उसके अंदर सिर्फ 1000 एटम्स थिक थे। मतलब हमको तो पता ही है कि एटम्स हमको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कितने छोटे होते हैं। और अगर उसमें भी सिर्फ 1000 एटम्स होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी पतली होगी। अब अल्फा पार्टिकल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, तब आप बोलेंगे दोज आर अल्फा पार्टिकल्स। और पूछ सकते हैं कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, तो आप बोलेंगे दीज आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। नाउ
Since they have a mass of 4u, so the fast moving particles have considerable amount of energy. अब क्योंकि उनके पास मास है तो फिर मूवमेंट के लिए उनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles of the gold foil. गोल्ड फॉइल के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब इन्होंने जो रदरफोर्ड थे उनको ऐसा लगता था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे ना वो गोल्ड फॉइल के सब पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. इस डिफ्लेक्शन का मतलब है कि उनका जो भी पाथ होगा अल्फा पार्टिकल्स का वो वहां से भटक के कहीं और चले जाएंगे. लेकिन अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स किसके, गोल्ड फॉइल के. तो गोल्ड फॉइल के प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल्स बहुत भारी थे. सो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस. इसलिए उनको ऐसी आशा नहीं थी कि वो इतने लार्ज पैमाने पे डिफ्लेक्शन देख पाएंगे. किसका, अल्फा पार्टिकल्स का. क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हमारे कैसे थे, मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स. तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारे एरोज हैं वो हमको क्या दिखा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स. ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं ये हमारे प्रोटॉन्स हैं और जो रेड कलर का है वो हमारा न्यूक्लियस है. अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था उनके ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि वो इतना लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं देख पाएंगे. तो क्या आपको इस पिक्चर में दिख रहा है लार्ज डिफ्लेक्शन, नहीं दिख रहा है. यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट पास हो रहे हैं. तो अब रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या रहा, that most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था गोल्ड फॉइल से सीधा हमारे पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए. Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. कुछ हुए थे लेकिन कितने से, बहुत छोटे एंगल से. तो लार्ज डिफ्लेक्शंस तो नहीं दिखा, स्मॉल डिफ्लेक्शंस दिखे. और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. अब इस rebound का मतलब है कि 180 डिग्री मतलब पूरा स्ट्रेट एंगल से जो रिफ्लेक्ट हो जाए उनमें सिर्फ ऐसा एक ही था. 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था जो कि 180 डिग्री पे रीबाउंड हो रहा था. जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं पार्टिकल सीधा चला गया लेकिन क्या हमको लार्ज डिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं, ये देखिए कितना छोटे पैमाने पे डिफ्लेक्ट हो गया. और जैसे कि समझिए कि 12,000 पार्टिकल्स थे तो उनमें से सिर्फ एक ही, वो भी पूरे 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है. ऑब्जर्वेशन क्या रही एक्सपेरिमेंट की, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी. एम्प्टी था, क्यों, क्योंकि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. अब जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जितने भी पार्टिकल्स थे सारे डिफ्लेक्ट हो गए. ये क्या जितने पार्टिकल्स थे सीधा क्या हो गए थे, स्ट्रेट पास हो गए थे. सिर्फ एक ही डिफ्लेक्ट हो पाया. तो ये हमको दिखा रहा है कि जितना भी एटम के अंदर स्पेस था वो बहुत ज़्यादा था. हमने देखा था क्लास 6-7 में हमने पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. अभी हमारे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव हैं. प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं तो इनको डिफ्लेक्ट करना चाहिए था लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एटम के अंदर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है. दूसरा क्या हुआ, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ. बहुत कम ही पार्टिकल्स जैसे कि मैंने बताया था वो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हुए थे. ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस. जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ही छोटे से स्पेस के अंदर पैक हैं. A very small fraction of the alpha particles were direct deflected by 180 degrees. बहुत ही कम particles क्या हुए थे, rebound हुए थे, indicating that all the positive charge and the mass of the atom is occupied in very small volume within the atom. अब features of the experiment क्या रहे, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट, क्या स्ट्रक्चर दिखाया. उन्होंने ये बताया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर ऑफ द एटम. एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है और उस सेंटर का नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस. और उन्होंने ये कहा कि नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस.
क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स है और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, इनके अंदर ही हमारा क्या रहता है, मास रहता है, और ये हमारे किस में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ्स। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब हमें तो पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के अंदर रहता है, तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रह रहा है तो वो तो छोटा ही होगा। तो उन्होंने ये बताया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब हमें पढ़ना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए। इन्होंने बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom, और while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो फिर लोगों ने बोला कि अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो कभी ना कभी उनकी एनर्जी तो ख़त्म होगी, और अगर एनर्जी ख़त्म हो गई तो फिर वो तो सेंटर में आके गिर जाएंगे, और सेंटर में गिर गए तो फिर हमारा तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ को बोर मॉडल ने बताया कि जब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, मतलब बाहर नहीं निकालेंगे। अगर वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो क्या एनर्जी लॉस होगा? नहीं होगा। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो वो अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये चीज़ रदरफोर्ड के मॉडल का जो गलती थी, बोहर मॉडल ने उसे ठीक करा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये बोर मॉडल का एक एग्जाम्पल है। बीच में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, और ऐसे गोल गोल से जो रिंग्स हैं इनका बोर मॉडल ने इनको नाम दिया शेल। तो हमारा स्टार्टिंग शेल्स की के शेल से होती है, फिर एल शेल, एम शेल और एन शेल। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आइसोबार्स एंड आइसोटोप। आइसोबार्स हमारे वो एटम्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, लेकिन इनका जो मास नंबर रहता है वो सेम रहता है, और इनका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो डिफरेंट रहता है। ऑन द अदर हैंड आइसोटोप्स वो एक एलिमेंट के दो एटम्स होते हैं जिनके अंदर मास नंबर तो डिफरेंट रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। आइसोबार्स के एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन इन दोनों का ही एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। इसका कैल्शियम का कितना है 20 और आर्गन का है 18, लेकिन दोनों का मास नंबर कितना है 40। अगर उधर हम आइसोटोप्स की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर दोनों ही बराबर हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। इसलिए हमको दो टाइप्स के एटम देखने को मिलते हैं, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट अस।